अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे एशिया में 17 कंट्रीज मिलकर मिडिल ईस्ट कहलाते हैं। इन 17 कंट्रीज में से आज हम बात करेंगे एक अहम इस्लामिक कंट्री सीरिया की, जिसे मिडिल ईस्ट का दिल भी कहा जाता है। दोस्तों, ये कंट्री अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से इंतहाई अहम माना जाता है। इसलिए दुनिया की कुछ कुव्वतें इस कंट्री को तरक्की याफ्ता नहीं देखना चाहती, जिसकी वजह से यहाँ हर वक्त हालात खराब रहते हैं। अपने इस अहम लोकेशन की वजह से ये कंट्री आजकल से नहीं बल्कि कई हजार सालों से जंग का मैदान बना हुआ है। इसलिए अब ये कंट्री दुनिया के खतरनाक तरीन इलाकों में शुमार होता है। यहाँ पर जाना या सफर करना तो अपने मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। लेकिन दोस्तों, आइए आपको हम इस कंट्री के बारे में वो सब हक़ाइक़ बताते हैं जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे सीरिया 2024 में 3 टुकड़ों में क्यों तकसीम हो चुका है, बशारुल असद सीरिया पर कैसे काबिज हुए, इनकी वाइफ अस्मा अल असद को मौत की देवी क्यों कहा जाता है, सीरिया में मौजूद 11,000 साल पुराना सिटी कौन सा है, सीरिया की सरजमीन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौन कौन से नबी भेजे, इस कंट्री की तारीख क्या है, दुनिया की सबसे पुरानी लाइब्रेरी सीरिया में किस जगह पर मौजूद है, सीरियन लोगों ने सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स कैसे इजाद किए थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने हज़रत हाबिल को सीरिया में किस मुकाम पर कत्ल किया था, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 अज़वाज मुतहर्रात हज़रत उम्मे सलमा और हज़रत उम्मे हबीबा के मज़ारात, अंबिया अलैहिस्सलाम की कुबूर, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की प्यारी बेटी हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की प्यारी बेटी हज़रत बीबी सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रोज़ा मुबारक और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार और हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार सीरिया में किस जगह पर मौजूद हैं, और जानेंगे इस कंट्री के बारे में कई ऐसे सवालों के जवाबात। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सीरिया, जिसे शाम भी कहा जाता है, इस कंट्री का ऑफिशियल नेम अरब रिपब्लिक ऑफ सीरिया है। ये कंट्री अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया में इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस सरजमीन पर सबसे पहले रोमियो, फिर बनु उमैया, बनु अब्बास, सल्जूक, उस्मानी तुर्क बारी बारी हुकूमतें करती रही हैं। इस वक्त ये एक अरब सरजमीन है जो कि मुसलमानों के नज़दीक और इस्लाम में इंतहाई अहमियत की हामिल है। सीरिया के बॉर्डर्स टर्की, इराक, जॉर्डन, लबनान और इजराइल के साथ मिलते हैं। और दोस्तों, सीरिया के वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी भी मौजूद है जो कि एशिया को पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट करने का जरिया है। सीरिया का लैंड एरिया 1,85,000 स्क्वायर किलोमीटर है। दोस्तों, ये लैंड एरिया के लिहाज से दुनिया में 84 नंबर पर आता है। सीरिया की आबादी की बात की जाए तो तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख है और ये आबादी के लिहाज से दुनिया में 54 नंबर पर आता है। अगर दारुल हुकूमत की बात की जाए तो सीरिया का दारुल हुकूमत दिमश्क है। ये दुनिया का सबसे कदीम शहर होने का एजाज भी रखता है, जो कि पिछले 11,000 सालों से मुसलसल आबाद रहा है। ये शहर मक्का, मदीना और बैतुल मुक़द्दस के बाद चौथा मुक़द्दस तरीन शहर माना जाता है। इस शहर को मदीनतुल यास्मीन भी कहा जाता है। दोस्तों, दिमश्क सिटी के साथ ही एक अहम पहाड़ भी मौजूद है जिसे माउंट कासियून कहा जाता है। इस पहाड़ पर आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आज भी मिलेंगे जहां पर आप स्टे करके दिमश्क सिटी के खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आपका जानना इंतहाई ज़रूरी है, माउंट कासियून ही वो पहाड़ है जहां पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने हज़रत हाबिल का कत्ल किया था। यानी दुनिया का सबसे पहला कत्ल इसी पहाड़ माउंट कासियून पर हुआ था। हज़रत हाबिल का मज़ार भी दोस्तों इस पहाड़ पर मौजूद है जिसे मस्जिद हाबिल का नाम दिया गया है।
दोस्तों असहाब कहफ भी अपने कुत्ते के साथ उस वक्त के जालिम बादशाह से पनाह लेकर माउंट कासियून में ही ठहरे थे। इसी माउंट कासियून के इर्द गिर्द आपको औलिया अल्लाह और सहाबा किराम की बहुत सारी कबूर मिलेंगी। दिमश्क ही वो मुकद्दस शहर है जहाँ पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो अज़वाज मुतहर्रात हज़रत उम्मे सलमा और हज़रत उम्मे हबीबा के मज़ारात भी मौजूद हैं। ये दोनों मज़ारात दोस्तों करीब करीब हैं। हज़ारों लोग इंतहाई अदब के साथ सलाम पेश करने के लिए आते हैं। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रोज़ा मुबारक भी दिमश्क शहर में ही मौजूद है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की प्यारी बेटी हज़रत बीबी सकीना और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हज़रत बीबी ज़ैनब के मज़ारात भी दिमश्क में ही आपको मिलेंगे, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में रोज़ाना ज़ायरीन आकर दुआएं करते हैं। दिमश्क में हज़ारों साल पुरानी मस्जिद उमू भी मौजूद है, जो कि किसी ज़माने में यजीद मलून का दरबार हुआ करती थी। दोस्तों इस मस्जिद के पास ही वो बदनसीब बाजार है जिन बाजारों से गुजार कर अहले बैत को यजीद मलून के पास पेश किया गया था। इस बाजार को दोस्तों बाजार शाम का नाम दिया गया है। बाजार शाम यजीद मलून के महल के बिल्कुल पास है। ये बाजार दुनिया के कदीम तरीन बाजारों में से एक है और आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। यजीद मलून ने इस बाजार में हमारी पाक बीवियों की बहुत बेहुरमती की थी। अल्लाह ताला इन गुस्ताखों और उनकी नस्लों को कयामत तक जलील और रुस्वा फरमाए। इसके साथ ही दोस्तों यही वो मस्जिद है जहाँ पर कहा जाता है जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो फरिश्ते उन्हें वाइट मीनार पर उतारेंगे। वो मीनार भी इसी मस्जिद का हिस्सा है। दोस्तों हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे में जब अपने एक बेटे के लिए अल्लाह से दुआ मांगी तो फरिश्तों ने आकर उन्हें खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ताला आपको एक बेटा अता फरमाएंगे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी वाइफ बैरन यानी बांझ हो चुकी हैं, मगर फरिश्तों ने उनसे फरमाया कि अल्लाह पाक आपको एक बेटा अता फरमाएंगे। दोस्तों वो बेटा हज़रत यहया अलैहिस्सलाम थे और दिमश्क ही वो सिटी है जहाँ पर कहा जाता है हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का मज़ार भी मौजूद है। इसके अलावा सलाहुद्दीन अय्यूबी फातिह बैतुल मुक़द्दस का मज़ार भी इसी शहर में आपको नजर आएगा। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार भी शाम में मौजूद है। इस जगह का नाम हम्ज़ है, लेकिन हमलों की वजह से ये मज़ार बहुत ज़्यादा शहीद हो चुका है। दोस्तों दिमश्क के बाद सबसे तारीखी शहर हल्ब है, जिसे इंग्लिश में एलेपो कहा जाता है, जहां आपको सल्तनत उस्मानिया दौर के आसार सबसे ज़्यादा नज़र आएंगे। दोस्तों दिमश्क से तकरीबन 55 किलोमीटर दूर एक तारीखी इलाका है जिसका नाम मलूल रखा गया है। ये एक ऐसा इलाका है जहां आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर की ज़बानें आज भी बोलती हुई दिखाई देंगी। दोस्तों इन तमाम मुकद्दस हस्तियों की यहाँ मौजूदगी से आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि यह सरजमीन कितनी कदीम और कितनी मुकद्दस है। हालत जंग में होने के बावजूद यहाँ के लोगों ने इसलिए अपनी सकाफत को आज तक जिंदा रखा हुआ है। इसी वजह से इस कंट्री को मिडिल ईस्ट का सबसे अहम और सबसे तारीखी मुल्क भी माना जाता है। दोस्तों यूं तो सीरिया में सुन्नी मुसलमानों की तादाद 70% से भी ज़्यादा है, मगर कई दिहाइयों से यहाँ शिया फ़िरके हुसैनिया से ताल्लुक़ रखने वाले बशार अल असद की हुक्मरानी थी। क्योंकि दोस्तों अहले तशी से ताल्लुक़ रखने वाला ये मखसूस फ़िरका हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए खुदाई का दावा करता है, इसलिए सुन्नी मुसलमानों के नज़दीक ये फ़िरका इस्लाम से खारिज है। बशार अल असद सन 2000 में अपने वालिद की डेथ के बाद इक़्तिदार में आए और 2000 से लेकर 2024 तक इस मुल्क के हुक्मरान रहे। इस दौरान उसने सुन्नी मुसलमानों और दीगर कम्युनिटीज़ पर शदीद मज़ालिम किए। बशार अल असद दोस्तों अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो एक डॉक्टर हैं। सन 2000 में बशार अल असद से शादी करने वाली अस्मा अल असद का ताल्लुक लंदन से है। दोस्तों सीरिया की अवाम अस्मा अल असद ही को मौत की देवी कहा करती हैं, क्योंकि ये लेडी अपने हस्बैंड बशार अल असद के साथ हज़ारों मुसलमानों के खूनों से अपने हाथ रंग चुकी हैं और इन मुसलमानों के ऊपर इंतहाई मज़ालिम ढा चुकी हैं। इसलिए सीरिया की अवाम इस लेडी और बशार अल असद से बेपनाह नफरत करते हैं। इस नफरत के बायस 2011 से लेकर 2024 तक मखसूस ग्रुपों की तरफ से बगावतें की गई। आखिरकार 8 दिसंबर 2024 को बशार अल असद की गवर्नमेंट का इख्तिताम हो गया और बशार अल असद अपनी वाइफ के साथ रशिया के अंदर पनाह लेने पर मजबूर हो गए।
दोस्तों बशार अल असद की हुकूमत खत्म होने के बाद सीरिया 3 हिस्सों में तकसीम हो चुका है, जिन हिस्सों पर मुख्तलिफ बागी ग्रुपों की तंजीम हुक्मरानी कर रही है और इस तरह सीरिया के मुआशी हालात और भी खराब हो चुके हैं। अगर इस सिविल वार से पहले 2010 में सीरिया की जीडीपी की बात की जाए तो दोस्तों सीरिया की जीडीपी 252 बिलियन डॉलर्स थी और जीडीपी पर कैपिटा 1550 डॉलर थी, जो कि सिविल वार के बाद 2024 में अब सीरिया की जीडीपी सिर्फ 9.4 बिलियन डॉलर्स रह गई है। दोस्तों इस वक्त अगर आप सीरिया की विजिट करेंगे तो आपको हर तरफ गिरी हुई दीवारें, उजड़े हुए घर, भूख और प्यास से मुरझाए हुए चेहरे और हर तरफ तारीकी ही तारीकी नजर आएगी, क्योंकि दोस्तों 85% सीरिया के अंदर बिजली नाम की कोई चीज इस वक्त भी मौजूद नहीं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ की औरतों की इज्जतें भी महफूज नहीं। सरकारी नुमाइंदे और बाअसर लोग यहाँ भेड़ियों की मानिद औरतों की इज्जतों को तार तार करते हैं। अगर इस इलाके की तारीख की बात की जाए तो ये इलाका 11,000 साल से मुसलसल आबाद रहा है। ये इलाका सबसे पहले रोमियों के कब्जे में था, जो कि 1ली सदी ईस्वी से लेकर 6ठी सदी ईस्वी तक हुकूमत करते रहे। दोस्तों 6ठी सदी ईस्वी में जंग यरमुक के बाद सीरिया की सरजमीन मुसलमानों ने फतेह कर ली। 750 ईस्वी तक यहाँ पर उमवी खानदान हुकूमत करते रहे। दोस्तों जब अब्बासी खिलाफत का दौर शुरू हुआ तो सीरिया का इलाका अब्बासी सल्तनत के पास आ गया। 12वीं सदी ईस्वी में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबी जंगों में सीरिया के इलाकों को आज़ाद करवाया। उसके बाद सल्तनत उस्मानिया का दौर आया और यह इलाका 15वीं सदी तक सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहा और सल्तनत उस्मानिया यहाँ 400 साल तक हुकूमत करती रही। जब ब्रिटिश ने सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त दी तो इस खित्ते को फ्रांस ने अपने अंडर ले लिया। दूसरी जंग अजीम के बाद 1946 में आज़ादी की जिदोजहद ने इंतहाई जोर पकड़ लिया और सीरिया ने फ्रांस से आखिरकार आज़ादी हासिल कर ली। आज़ादी के बाद 2011 में बशार अल असद के खिलाफ बागी तंजीमों ने जिहाद का ऐलान कर दिया, मगर बशार अल असद को रशिया और ईरान की हिमायत हासिल थी, जिसकी वजह से उसकी हुकूमत को कोई खास नुकसान ना हो सका। मगर फाइनली 8 दिसंबर 2024 को बशार अल असद की हुकूमत का खात्मा हुआ और वो अपनी वाइफ अस्मा अल असद के साथ रशिया में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। दोस्तों दिमश्क से 60 किलोमीटर दूर गोलान हाइट्स को चीखती हुई वादियां कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इस पहाड़ पर इजराइल ने अपना कब्जा जमा रखा है। इस कब्जे की वजह से ये इलाका शाम से पूरी तरह कट चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पहाड़ी पर मौजूद लोग सीरिया की बाउंड्रीज में मौजूद अपने प्यारों से चीखों पुकार के जरिए राब्ता करते हैं। इसलिए आपको इस इलाके में हर वक्त चीखों पुकार सुनने को मिलेगी। शाम में दोस्तों मजहब की बात की जाए तो 90% मुसलमान हैं, जिसमें तकरीबन 74% सुन्नी मुसलमान और 16% शिया मसलिक से ताल्लुक रखते हैं। बाकी 10% आबादी क्रिश्चियन, यहूदी और दूसरे मजहब के लोग हैं। दुनिया का सबसे फेमस दरिया दरियाए फरात भी सीरिया में ही बहता है, जो कि सीरिया की सरजमीन का बहुत बड़ा हिस्सा सैराब करता है। दरिया के साथ साथ दोस्तों लोग यहाँ काश्तकारी करते हैं और बड़े बड़े खजूरों और जैतूनों के बागात भी लगाते हैं। दोस्तों इस दरिया का पानी तुर्की से बहता हुआ सीरिया में दाखिल होता है। दोस्तों हुरूफे तहज्जी यानी अल्फ़ाबेट्स भी सबसे पहले सीरियन लोगों ने ही इजाद किए थे। दुनिया की सबसे कदीम लाइब्रेरी भी सीरिया में ही दरियाफ्त हुई है, जिसे कहा जाता है आज से 5000 साल पहले तामीर किया गया था। शाम के लोगों की बात की जाए तो यहाँ के लोग ज़्यादातर दूसरे अरब मुल्कों में रिहाइश पजीर हैं और अच्छी खासी सेटलमेंट और लाइफ गुजारते हैं। सीरियन लोग दोस्तों किसी के नीचे रहकर जॉब करना पसंद नहीं करते। ये लोग जहाँ भी जाते हैं अपना ज़ाती बिजनेस चलाते हैं। क्योंकि दोस्तों सीरियन लोगों की लैंग्वेज अरबिक है, इसलिए बाकी अरब ममालिकों में इन लोगों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है और इनको तनख्वाह भी बनिस्बत दूसरे लोगों के ज़्यादा दी जाती है और इनके साथ सिले रहमी भी की जाती है। दोस्तों इस मुल्क में एक अरसे दराज से व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह पूरी तरह बंद हैं। यहाँ के लोग दुनिया में सबसे कम शराब पीने वाले लोग कहलाते हैं। यहाँ शराब सिर्फ चंद अशराफिया तक ही महदूद है। दोस्तों सीरिया की करेंसी की बात की जाए तो सीरिया की करेंसी को सीरियन पाउंड कहा जाता है। दोस्तों इन करेंसी की अहमियत ना होने के बराबर है, क्योंकि एक सीरियन पाउंड पाकिस्तानी 0.02 रुपीस और इंडियन 0.006 रुपीस के बराबर है।
شام میں لباس کی بات کی جائے تو شام کی عورتیں عبایا پہنتی ہیں اور حجاب بھی کرتی ہیں۔ یہاں کے مرد حضرات روایتی کندورہ اور رومال کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ شام کے موسم کی بات کی جائے تو شام کا موسم دوسرے عرب ملکوں سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ یہاں انتہا کی گرمی پڑتی ہے لیکن پھر اچھی خاصی سردی بھی آ جاتی ہے۔ اس کنٹری میں سب سے زیادہ عربی بولی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کے لوگ فرینچ اور کردش زبانیں بھی بولتے ہیں۔ شام کا کالنگ کوڈ +93 اور انٹرنیٹ ڈومین SY ہے۔ دوستو، اس پاک سرزمین کو اسرائیل ہمیشہ کمزور دیکھنا چاہتا ہے اور اسرائیل اپنا اثر و رسوخ شام میں بڑھانا چاہتا ہے، جو کہ یہودیوں کے گریٹر اسرائیل کے پلان کا حصہ بھی ہے۔ اس لیے دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس مقدس سرزمین کو امن کا گہوارہ بنائے۔ اس کے ساتھ ہی دوستو، کم علمی کے باعث اس ویڈیو کے بنانے میں مجھ سے ہونے والی غلطیوں پر میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ اگر آپ کے علم میں کوئی ایسی بات گزرے تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہماری رہنمائی کیجیے گا۔ بہت جلد ملیں گے اس طرح کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔